सईद गनी तुम कहाँ हो यार, खुदा के वास्ते आ जाओ इधर नाज़िमाबाद मुजाहिद कॉलोनी में आओ। सईद गनी मैं आपसे कह रहा हूँ भाई, आओ वजारा छोड़ के आओ, मैं तुम्हें भीख मांग के चंदा करके तुम्हारी तनख्वाह दूंगा यार। तुम छोड़ो नौकरी को, बेकार है ये तुम्हारी नौकरी करना भाई। आप इधर आ जाओ, हमारे साथ खड़े हो जाओ। क्यों नहीं खड़े होते हमारे साथ? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ए मेरे हमवतनों, ए मेरे भाइयों, ए मेरे बहनों, ए मेरे बेटियों, मेरे सब बुजुर्गों को सलाम है। मैं सबको खुशामदीद कहता हूँ। देखो, मैं एक बच्चा इस कराची में पैदा हुआ हूँ 1942 में। आज मेरी ये उम्र है। मैंने बहुत हुकूमतें देख लिया, बहुत तबाहियाँ देख लिया, बहुत आबादियाँ उठा और बहुत आबादियों को घर मिले 42 रुपये 8 आने में। मेरा रिश्तेदार है नई कराची में, उसको घर मिला, सामान ट्रक लेके गया। और यहाँ पर हमारा रहमत साहब जो है लिख के गया, एंट्री करा के गया है। 1.5 साल हो गया, आज तक कोई इधर वापस नहीं आया। उसको नौकरी से निकाल दिया, भगा दिया कि क्यों तुमने एंट्री क्यों किया? ये क्या इंसाफ है? हम मुसलमान नहीं है, हमारा हक नहीं है? हमारे बच्चे देखो अंदर बैठे हुए, बाहर मशीन चल रहा है कि ये तो भाई आप वो इदारे को नोटिस करो, उन लोगों ने हमें लीज फाइल क्यों इशू किया? हमारे बाकायदा नक्शे में ये जो 70 मकानात आपको नज़र आ रहे हैं अभी जो डिमोलिश कर रहे, जो लगे हुए अपने जुल्म पे, अपने फ़िरौनियत पे, ठीक है। तो ये इनका जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था ना, वो ये था कि यहाँ से ये नमक बैंक से ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल से होता हुआ यहाँ से रोड आएगा, 150 फुट वाइड रोड। अब इनका जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो ये था कि 150 फुट वाइड रोड में जो बीच में जो तजावज़ात आ रही है आप उसको डिमोलिश कीजिए, उसके बाहर नहीं जाइए। हमारे साथ सरासर जुल्म हो रहे हैं, सरासर नाइंसाफ़ी हो रही है। बस सुबह आया और ये मकान खाली करो और मतलब है कि तोड़ने लग गए। तो ये जुल्म के इंतहा है और जुल्म की ज़िंदगी जो होती है ये बहुत मुख्तसर होती है। जिस तरह मैं आपको ये बता दूं अभी कि आप ये अमेरिका इसराइल को देखिए, फ़लस्तीन पर कितना जुल्म किया इन्होंने, और अभी इसी वक्त आप अमेरिका के हालात को देखें कि किस तरह अल्लाह के कहर और अल्लाह के अज़ाब ने उनको घेरा हुआ है। तो इतना मैं इनको अपने हुक्मरानों को भी मैसेज दूंगा कि खुदा न ख्वास्ता अगर किसी गरीब की आह निकल गई और अल्लाह के यहाँ पहुँच गई तो फिर आपको कोई भी नहीं बचा सकेगा अल्लाह के अज़ाब से। हम लोग घर में सो रहे थे, ऐसे उठा के गाड़ी में डाल लिया फेंक के, भाई निकलो घर खाली करो। ऐसे तो कोई तरीक़ा थोड़ी होते है। तो ये मेरा चाचा को हार्ट अटैक हो गया, वालिद साहब घर में पड़ा हुआ है, मैं खुद जो है ना परसों इधर गिर गया, नीचे पड़ा हुआ था। ये इंसानियत नहीं है, ना एम्बुलेंस बुलाना था या ना कोई चे, बस इधर ये सारा बैठे हुए थे ऐसे। मैं नहीं बोला यार बंदों को उठाओ या अस्पताल लेके जाओ, लेकिन कोई इंसानियत नहीं है। हम खुद परेशान है, क्या करें, हमारा पास कोई और आसरा नहीं है। आप लोग कुछ मदद करो, मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ। उधर मेरा बहन भी बीमार है, चाचा भी घर में पड़ा हुआ है, मैं अकेला बंदा हूँ। मैं क्या करूँ? मैं बीमारी को ख़त्म करूँ या घरों को सामान को उधर पीछे करूँ? वजह बस ये है कि वजह कोई नहीं है, लेकिन वजह उन लोगों ने बनाई हुई है कि यार यहाँ हम बनाएंगे रोड। समझ में आया ना? तो आप मुझे ये बताएं कि यार रोड की आपको ज़रूरत क्या है? ऑलरेडी जो है ज़ियाउद्दीन की साइड से केडिया का रोड, मेन रोड जा रहा है, लालू खेत की साइड से आपका रोड जा रहा है, ये गलियाँ जा रही हैं, ये गलियाँ जा रही है। आप इस गली को देखेंगे, इसमें पूरा ट्रैक्टर ट्रॉली जा सकती है, पूरा ट्रक और ट्रॉलर जा सकता है। लेकिन आप मुझे बताएं कि रोड की आपको ज़रूरत क्या है? दूसरी बात ये कि यार ये मकान है, अब इनके पिछले दिनों जो इनके सरकारी बंदे आए, उन्होंने बाकायदा डॉक्यूमेंट्स बना के दिए इनको। हम तो कभी घर से निकले नहीं, पर खुद अभी कितना रो के आई हूँ यार। हम तो कभी घर से कदम नहीं बाहर निकाला, आज हम लोग ये चीज़ें बैठे। तो मैं कह रही अल्लाह का वास्ता है बेटा, खुदा ऐसा ना करे। मुसलमान बहन भाई ये सभी आपस में, ये कहाँ जाएंगे हम लोग? कहाँ जाएं बोलो? कहीं है ठिकाना है? आखिर है वो भी चले गए, वो भी ख़त्म हो गया। हम अपनी मेहनत करके खा रहे, अपनी मेहनत से हम लोगों ने मकान बनाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सगीर और आप देख रहे हैं तिजारत न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं मुजाहिद कॉलोनी नाज़िमाबाद नंबर 4 के पर, और जैसा कि आप सबके इल्म में है कि यहाँ तकरीबन गुज़िश्ता 2 सालों से तजावीज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन चल रहा है, जिसके दौरान जो मेरी मालूमात है अब तक 1700 से ज़ायद मकानात को मुनज़्ज़म कर दिया गया है। ये वो मकानात हैं जहाँ पर फैमिलियाँ थीं, ख़वातीन थीं, बच्चे थे, बुज़ुर्ग थे, लेकिन हुकूमत की रिट कायम करने के लिए इन 1700 से ज़ायद मकानों को मसमार किया जा चुका है। और
अभी भी ये सिलसिला इसी तरह जारी है। अब इसमें मज़ीद कितने मकानात आएंगे ये तो जब ये ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद ही सही तादाद सामने आ सकेगी। अच्छा, मैं आप सबको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि इस वक्त पूरे कराची में तजाविज़ात कायम हैं। आप जिस रोड पे चले जाएं, जिस सड़क पे चले जाएं, जिस सर्विस रोड पे चले जाएं, जिस मैदान में चले जाएं, वहाँ लाखों तजाविज़ात मौजूद हैं जहाँ माहाना करोड़ों नहीं अरबों रुपए की बिजली चोरी की जाती है। इन तजाविज़ात के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन 6 साल कबल ये अहकामात जारी किए थे कि कराची की तमाम सड़कों पर, तमाम जो आपके खेल के मैदान हैं, तमाम जो पार्क हैं, वहाँ से तजाविज़ात को ख़त्म किया जाए। उसके बाद यही हुक्म जो है सिंध हाई कोर्ट ने दोहराया। उसके बाद वज़ीर आला मुराद अली शाह गुज़िश्ता कई माह से चीख रहे हैं कि कराची की सड़कों को तजाविज़ात माफिया के चुंगल से आज़ाद करवाया जाए। लेकिन अगर हम उस तरफ देखें तो वहाँ हुकूमती मशीनरी हरकत में नहीं आती है। वहाँ जो रोडों पे तजाविज़ात मौजूद हैं, जो शाहराहों पे तजाविज़ात मौजूद हैं, जिनकी वजह से सालाना सैकड़ों एक्सीडेंट होते हैं, ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल होती है, इन तजाविज़ात पे माहाना करोड़ों नहीं शायद अरबों रुपए की बिजली चोरी होती है, शहरियों का घंटों ट्रैफिक जाम में फंसा रहना मामूल है। लेकिन हमारे इदारे, चाहे वो इंक्रूजमेंट हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो, उनको ये चीज़ें नज़र नहीं आती हैं, क्योंकि मेरी इत्तलात के मुताबिक यहाँ से माहाना अरबों रुपए का भत्ता जमा होता है जो ऊपर तक जाता है। लेकिन मेरे कैमरामैन हामिद राव आपको दिखाएंगे कि जब घरों को तोड़ने की बात आती है तो आप ये देखें कि हुकूमती मशीनरी किस तरह हरकत में आती है। उस वक़्त इनको ये नज़र नहीं आता कि मौसम सर्द है, लोगों के घरों में बच्चे हैं, बापर्दा माएँ बहनें हैं, उस वक़्त इनको कुछ नज़र नहीं आता। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, बिला तासुब न्यू कराची के नालों पर जो इंक्रूजमेंट है, सैकड़ों दुकानें वहाँ पर मौजूद हैं, उनको भी तोड़ने का हुक्म जारी किया गया था। उनको क्यों नहीं तोड़ा गया? जब उनको तोड़ने की बात आई तो वहाँ के इलाकाई नुमाइंदे सामने आ गए, लेकिन यहाँ कोई नुमाइंदा क्यों सामने नहीं आया? ये देखें, ये मेरे साथ ये 90 साल के बुज़ुर्ग मौजूद हैं। ये आपको बताएंगे कि ये कब से यहाँ रह रहे हैं, इनके साथ क्या बीत रही है और इनके क्या हालात हैं। पहले तो अपना नाम बता दीजिएगा। नहीं, मेरा आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ए मेरे हमवतनों, ए मेरे भाइयों, ए मेरे बहनों, ए मेरे बेटियों, मेरे सब बुज़ुर्गों को सलाम है। मैं सबको खुशामदीद कहता हूँ। देखो, मैं एक बच्चा इस कराची में पैदा हुआ हूँ 1942 में। आज मेरी ये उम्र है। मैंने बहुत हुकूमतें देख लिया, बहुत तबाहियाँ देख लिया, बहुत आबादियाँ उठा और बहुत आबादियों को घर मिले। 42 रुपये 8 आने में मेरा रिश्तेदार है नई कराची में, उसको घर मिला, सामान ट्रक लेके गया। और यहाँ पर हमारा रहमत साहब जो है लिख के गया, एंट्री करा के गया है। 1.5 साल हो गया, आज तक कोई इधर वापस नहीं आया। उसको नौकरी से निकाल दिया, भगा दिया कि क्यों तुमने एंट्री क्यों किया? ये क्या इंसाफ है? हम मुसलमान नहीं है, हमारा हक नहीं है? हमारे बच्चे देखो अंदर बैठे हुए, बाहर मशीन चल रहा है, हमारा बीबी हार्ट का मरीज है, मर गया तो कौन जिम्मेवार है? मेरे को कौन देगा उसका? आज हफ्ते का दिन है और पहला साल है और इतना जुल्म हो, इतना नाजायज। ये 4 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, मशीन चल रही है, क्यों चल रही है? क्या बात है? हमारा हक नहीं है? हमारा आदमी मरता है तो हफ्ते को बंद होता है, दुकान बंद होता है, बैंक बंद होता है, कचहरी बंद होता है। क्या ये मशीन बंद नहीं हो सकता है? कमिश्नर का इतना जिद है हमारे साथ, इतना जालिम है, इतना खुदा से नहीं डरता है, कब तक जिंदा रहेगा? मुझे आप ये बताइए, आप कितने अरसे से यहाँ रह रहे हैं? मेरे को बेटा, मेरे को इधर 80 साल हो गया। मैं 1964 में अयूब साहब इधर आया था तो मैं इधर इस मस्जिद का एक दीवार, एक मिलाक का दीवार था इस मस्जिद का। इस मस्जिद को 80 साल हो गए इधर। आज 80 साल के बाद हम बेवारिस हैं। आपको कोई नोटिस मिला था? कोई नोटिस बेटा, मैं तो नोटिस की तो आप बात कर रहे हैं। मैं तो केडीए का आदमी, रहमत शाह बोलते हैं उसको, रहमत अली उसका नाम है, इधर एंट्री करा के गया। 1 साल हो गया। किस चीज की एंट्री थी? वो क्या था? ये सिर्फ ये उस मर्दम शुमारी, खाना शुमारी के कितने हैं भाई, ये टूटेगा। वो गया है तो उसके बाद फिर कोई नहीं। 1500 मकान टूट गए। क्या उनका हक नहीं था? मुसलमान नहीं थे?
का बहन बेटी है नीता, ये खाली मेरा नहीं है, ये पूरा इलाका तबाह है। बाबा जान, अभी आपका मकान भी जो है वो डिमोलिश होने जा रहा है। हो गया डिमोलिश क्या बेटा, हमारी तो इज्जत लुट गई ना, हमारा पर्दा टूट गया, हमारे बच्चे तो मैदान में आ गए। कमिश्नर को मैंने बोला कि मेरे को कोई कपड़ा दे दो, ये केडीए के अफसर को मैंने बोला, इधर खड़ा होके खड़ा था डायरेक्टर, मैंने बोला इतना कपड़ा दे दो, मैं बीच में अपने बच्चे लपेट लूँ, फिर तोड़ो, लेकिन नहीं। अभी आपकी फैमिली कितने अफराद पर मुश्तमिल है, कैसे बेटा हमारी 6 बहू हैं, एक मेरी बीवी है, हम 7 तो वो हो गए, 7 मेरे बेटे हैं, 14 हो गए। बेटा ऐसा तो मेरा तो अंदर खानदान बहुत है, बच्चे ऐसे छोटे छोटे, भतीजे भांजे, बेटे भतीजे, पोते पोतियाँ, 3 बेटियाँ मेरी इस घर से शादी हो गई, मेरे माँ बाप इस घर में फोत हो गए, 2 जवान बेटे मेरे फोत हो गए, एक के 4 बच्चे हैं, एक के 5 बच्चे हैं, बीवी है घर में। अभी कहाँ जाएंगे यहाँ से? कहाँ जाऊँ? 5 लाख रुपया दो तो एडवांस दूँ, 25,000 रुपया किराया कहाँ से दूंगा? मैं तो अंधा हूँ, मैं टैक्सी चलाता था, अब तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, 90 साल मेरी उम्र है, मैं कहाँ जाऊँ? अभी मकान आपका पूरा तोड़ देंगे तो जो अंदर सामान है वो कहाँ लेके जाएंगे? बस मैं तो कहता हूँ मशीन चढ़ा दो हम पे, बिल्कुल ना हम रहेंगे ना मकान रहेगा, और क्या कर सकते हैं? हुकूमत से कुछ कहना चाहेंगे? हुकूमत से तो ये कहता हूँ कि इतनी अंधेर लग रही है, अच्छी नहीं है, हम भी इंसान हैं, आज अगर हम लूट रहे हैं कल तुम भी लूट जाओगे, ऐसे नहीं कहो कि हम बादशाही सदा न बहार है, सदा न बहार। बेटा मेरा दिल अंदर तड़प रहा है। मेरा नाम संगीन खान है, मैं 95 मेरी पैदाइश है, पैदा यही हुआ मुजाहिद कॉलोनी में। ये जो आपको दिख रही है हमारा मकान है, 4 मंजिला, शुरू से बचपन हमने यही गुजारा है, पैदाइश यहीं की है। उससे पहले मेरे वालिद साहब थे, मेरे वालिद साहब स्टेट बैंक के मुलाजिम रह चुके, उनकी 1955 से वो यहाँ आबाद थे, स्टेट बैंक में 40 साल सर्विस की। तो ये यानी कि ये जो आबादी आपको ये जितने डिमोलिश हो गए और जितने अभी 70 मकानात बचे हुए हैं, तो ये अभी के इसके 70 साल ये पुरानी आबादी है, ठीक है। और दूसरी बात आपने फ़ाइल की तो बिल्कुल जी बिल्कुल, हमारे पास कच्ची आबादी में हमारे पास पूरी फ़ाइल है, सिंध बैंक में हमारे चालान जमा हुए बिल्कुल लीगल तरीके से। और अगर बात की जाए तो देखो, अगर ये लोग अभी नहीं मानते कि ये तो भाई आप वो इदारे को नोटिस करो, उन लोगों ने हमें लीज़ फ़ाइल क्यों इशू किया? हमारे बाकायदा नक्शे में ये जो 70 मकानात आपको नज़र आ रहे हैं, अभी जो डिमोलिश कर रहे, जो लगे हुए अपने जुल्म पे, अपने फ़िरौनियत पे, ठीक है। तो ये इनका जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था ना, वो ये था कि यहाँ से ये नमक बैंक से ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल से होता हुआ यहाँ से रोड आएगा, 150 फुट वाइड रोड। अब इनका जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो ये था कि 150 फुट वाइड रोड में जो बीच में जो तजावज़ात आ रही है आप उसको डिमोलिश कीजिए, उसके बाहर नहीं जाइए। हमारे साथ सरासर जुल्म हो रहे हैं, सरासर नाइंसाफ़ी हो रही है। इससे पहले 2022 में जब ऑपरेशन शुरू किया मुजाहिद कॉलोनी से, तो जब यहाँ तक पहुँचे तो हमने कोर्ट में हमारा केस लग गया, स्टे ऑर्डर हमें सिंध हाई कोर्ट ने दिया। अभी 31 दिसंबर को हमें हमारा केस जो था वो डिसमिस कर दिया, हालांकि हमारा जो स्टे ऑर्डर था वो 13 जनवरी तक था, ठीक है। लेकिन वही वाली बात है कि जमहूरियत का खाली नाम रह चुका है। लेकिन देखिए, कोर्ट में आप अपना केस साबित नहीं कर पाए, तभी तो उन्होंने डिसमिस किया ना, इसकी क्या वजह थी? आपके वकील क्या कहते हैं इस बारे में? सर जी, वजह ये थी कि 13 जनवरी तक हमारा स्टे था, 13 जनवरी तक। 31 दिसंबर के, क्योंकि गरीब आदमी देखो ज़्यादा से ज़्यादा वकील करेगा ना, तो अमीर आदमी तो जज करके बस इन लोगों ने फैसला निपटा दिया। यानी कि अच्छा, फिर 2 तारीख से इन लोगों ने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया बग़ैर किसी नोटिस के, ठीक है। अगर आप लोग को वो करना है किसी इलाके को, यानी कि एक असूल होता है ना हर काम का, यार कोई इंसान रहते, कोई हैवान तो नहीं रहते ना, सही है। ये 70 साल पुरानी आबादी है, हम तो लीगल तरीके से बैठे हुए, हम तो गवर्नमेंट ने। इसके पीछे कोई कहता है डॉक्टर आसिम का मसला है, क्या आपके पास क्या इत्तला है? क्योंकि आप यहाँ के रहने वाले हैं, आपके घर हैं, आप इस मसले को ज़्यादा बेहतर अंदाज में देख रहे हैं, आपके पास क्या वजह हो सकती है आप लोगों को यहाँ से?
मेरा सर लेकिन जी हुकूमत की कोई ज़ाती दुश्मनी लगती है या ये वाकई, क्योंकि हम पीछे से देखते हुए आए रोड का काम चल रहा है जी जी बिल्कुल, और ये सड़क के बीच में आ रही है सारी चीज़ें, क्या कहेंगे आप? इस बारे में हम तो कुछ भी नहीं कहना चाहते, ठीक है। उसकी वजह कि बतौर बनाम किसी का शख्स देके हम किसी को कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर इस काम में जो भी मुलव्वस हैं और जितने भी, चाहे वो जो भी हो, ठीक है, तो यानी कि ये सब लोग उसको बद्दुआएं देंगे, उसके अलावा कुछ नहीं अभी देंगे। आप कहाँ जाएंगे यहाँ से? कोई घर का इंतजाम हुआ है? कैसे हालात हैं? क्या करते हैं? कैसे गुजर औकात हो रही है? करोड़ों की प्रॉपर्टी आपकी टूट गई, आगे क्या मतलब ध्यान में क्या है? सर अभी फ़िलहाल देख लो, ये जो अभी 2 तारीख से इन लोगों ने ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं, सही है। टाइम ये लोग दे नहीं रहे, कम से कम 3 दिन का टाइम दे दो, 4 दिन का दे दो कम से कम। ये जो लोग यहाँ रह रहे, फैमिलियों समेत रह रहे, बच्चों समेत, तो ये लोग आखिर सुबह निकलते हैं घर ढूंढने के लिए, शाम हो जाता है, वापस घर आते तो वो देखते कि भाई हमारा घर ही मसमार हुआ पड़ा है, तो बेचारे जाएंगे कहाँ? सही है, टाइम ये लोग बिल्कुल नहीं दे रहे, यानी कि इतना तो यार जुल्म की इंतहा हो गई है, इंतहा। सही है, सब जिधर भी जा रहे काम ऊपर से हो रहे हैं, ऊपर से ऑर्डर है। अबे भाई ऊपर क्या है? कहाँ तक गए अब तक? किस से आपने कोई कोशिश की है? बस सर जी हर दर पे गए, अभी एक ही दर बस रह गया, अल्लाह के आसरे पे बैठ गए। हुकूमत से कुछ कहना चाहेंगे? हुकूमत से बस कहना ये है कि बस क्या बोले, बस हम तो अभी इस वक्त बेबस हैं, और जो जुल्म इन लोगों ने किया है, लेकिन वो कहते हैं ना कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, तो अगर वो ये गिरफ्त में आएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, ये देखो ये जो जुल्म इन लोगों ने किया है, यानी कि इतना जुल्म कि मैं कहता हूँ कि अभी एसी साहब आ जाते, यहाँ के डीसी साहब सेंट्रल के आ जाते, ताज सलीम साहब, वो लोग कहते हैं कि भाई आप सामान निकालो, बच्चों को निकालो। यार कहाँ जाइए भाई? सही है, बोले आप हमें ब्लैकमेल कर रहे हो। भाई कैसे? ज़िंदा इंसान अंदर बैठे हुए, फैमिली बैठे हुए, क्या ब्लैकमेल कर रहे हैं यार? आप खुदा के देखो ना, हम जाए तो कहाँ जाए? अव्वल तो देखो ये जितना भी अग्रोचमेंट अभी हुआ है, जैसे पहले लियारी एक्सप्रेस वे में हुआ था, तो बाकायदा उन लोगों को मुशर्रफ कॉलोनी में उनको पहले प्लाट दिए थे, फिर उसको डिमोलिश किया था, ठीक है। लेकिन ये जो जुल्म इन लोगों ने किया है, तो किसी को ना 1 रुपये का मुआवजा दिया है, ना ही किसी को मुतबादिल की बोल रहे, बस सामान निकाल लो, घर खाली करो। अभी सर ये तीन जो इसमें मुतासरीन थे, उन बेचारों को ये कहा गया कि भाई आपका मकान सुबह टूटेगा। बेचारा एक तो वो सारी रात रोया, सुबह जो है ना वो फजर के नमाज में हार्ट अटैक हो गया, वो दुनिया से चले गई। दूसरा हमारा हकीम साहब, वो भी इसी तरीके से मशीनरी आई, वो अपने आंखों से देख रहे और उसको हमारे सामने हार्ट अटैक हो, उसको हमने जिना हॉस्पिटल ले गए ना। तो यानी कि इस सब का, इस खून का ज़िम्मेदार कौन है? हुकूमत पाकिस्तान है। जितने भी बैठे हुए हुकाम वाले, वो सब इन सबको पता है, मीडिया बिल्कुल खामोश है, पता किसी को ये नहीं है कि हमको पता नहीं है, सबको पता है जो हो रहा है, सब कुछ पता है। सही है, हुकाम वाला सब इदारों को पता है। हम बेबस इस वजह से, क्योंकि हमें अभी दिल चाह ही नहीं रहा कि हम बोलने को कुछ हमारे पास रह क्या गया। ऑपरेशन के गम की वजह से कितने लोग जान से जा चुके हैं? एक बंदा तो बिल्कुल वो तो फौत हो चुके, ठीक है, और हकीम साहब को वो तो इलाज वगैरह करवाए, फिर उसको लिया है। तो बात कहने की है कि अभी आप कभी घर कराची में होगा कहीं, अगर आपके घर पे मशीनरी रखा जाए तो आपको भी हार्ट अटैक आएगा। अगर आपको नहीं, आपके घर में कोई माँ बहन होगा, कोई और होगा, किसी न किसी को आएगा। देखो आप एक चिड़िया का घोंसला जो वो कर रहे हो ना, ये तो सालों साल का जो है ना मेहनत है, खून पसीने की कमाई है, आपने सारी ज़िंदगी यहाँ गुजारी है। कैसे आप जो है ना कह रहे हो, ये तो उसके दिल पे से गुजर रहे होते हैं जिसके घर उजड़ रहा होता है, ठीक है। तो ये दर तो वही वो हो सकते हैं ना कि भाई मैं अब आपके पीछे कोई आ जाए, आपको बोले कि भाई आप सामान बाहर निकालो, भाई क्यों नहीं भाई निकालो? आप उसको फ़ाइल देखो कि भाई ये मेरे पास फ़ाइल है, मुझे गवर्नमेंट ने फ़ाइल दिया, मेरा तो प्लॉट लीज है, गवर्नमेंट ने मुझे इशू किया, सिंध बैंक में मेरे चालान जमा हुए, पाकिस्तानी शहरी हूँ ना, कहीं बाहर से तो नहीं आया हूँ ना। सही है, इतना जुल्म तो मैं कहता हूँ इसराइल में भी नहीं होता यार ठीक है, हमारा जुर्म हमें बता दो कि भाई आप इस जुर्म में मुब्तला हो, तो बस ठीक है, हम ये घर ऐसे खाली करके चले जाएंगे। यार हमारा जुर्म तो क्या है, कसूर क्या है, कौन सा गुनाह किया है, ठीक है, क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? जितने भी कड़े हुए सब दोस्त अहबाब है, और मतलब है कि मुझे यहाँ तकरीबन 22-23 साल हो गए यहाँ रहते हुए, तो मुझे तो इतना मालूमात नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना कहूँगा हुकूमत वक्त से कि रियासत जो है वो माँ के मानिद होती हैं, और हुकूमत वक्त से मैं यही कहूँगा, अगर आपने इन लोगों के घरों को उजाड़ना भी है तो कम से कम इनको मुतबादिल दे दे,
इनको दूसरी जगह दे दे, या इनको मतलब ये है कि कोई सहूलत इतना टाइम दे दे कि भाई ये आसानी से अपने आप को दूसरी जगह सेटल कर दे, दूसरी जगह इंतज़ाम कर ले, फिर उसके बाद आप तोड़ दे। लेकिन ऐसा कोई मतलब पब्लिक के लिए, आवाम के लिए, यहाँ के जो मकीन है उनके लिए कोई ऐसे इंतज़ाम नहीं है। बस सुबह आया और ये मकान खाली करो और मतलब है कि तोड़ने लग गए, तो ये जुल्म के इंतहा है। और जुल्म की ज़िंदगी जो होती है ये बहुत मुख्तसर होती है। जिस तरह मैं आपको ये बता दूं अभी कि आप ये अमेरिका इसराइल को देखे फ़लस्तीन पर कितना जुल्म किया इन्होंने, और अभी इसी वक्त आप अमेरिका के हालात को देखें कि किस तरह अल्लाह के क़हर और अल्लाह के अज़ाब ने उनको घेरा हुआ है। तो इतना मैं इनको अपने हुक्मरानों को भी मैसेज दूंगा कि खुदा न ख्वास्ता अगर किसी गरीब की आह निकल गई और अल्लाह के यहाँ पहुँच गई तो फिर आपको कोई भी नहीं बचा सकेगा अल्लाह के अज़ाब से। दूसरी बात और आखिरी बात मुख्तसर मैं ये बता दूं कि पीपल पार्टी का नारा था कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है। तो अब ये हालात आपके सामने हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आप ये बताएं कि वो अपनी इस नारे पर अमल पेरा है या इनसे इनहराफ कर रहे हैं या इनके बरअक्स जा रहा है। वो तो लोगों से कपड़ा, रोटी और मकान छीन रहा है, लोगों को बेघर कर रहा है, बेसर व सामा कर रहा है। तो बस मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि भाई अगर आपको ये इलाका, ये जगह चाहिए भी तो आप कम से कम पहले अपनी पब्लिक को, अपने आवाम को दूसरी जगह मुतबादिल दे दें, इनका इंतज़ाम करें। अगर वो भी आप नहीं कर सकते कम से कम इतना वक्त तो दे दें कि ये आसानी से दूसरी जगह, ये तो नहीं है कि भाई मतलब है कि आप यहाँ से आप इनको निकालेंगे, ये बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे, अपने सामान को कहाँ लेके जाएंगे। कम से कम घर ढूंढने में तो टाइम लगेगा। तो पहले आप इनको कम से कम इतना टाइम देना चाहिए कि ये अपने सामान को, अपनी फैमिली को आराम से और सुकून से दूसरी जगह मुंतकिल कर दे, फिर भले आप इसको तोड़ दें। लेकिन सिर्फ इतना कहूँगा कि ये मज़लूम आवाम जो है इनकी बद्दुआ अगर लग गई ना तो फिर अल्लाह का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। बस अपना नाम बताएं और ये बताएं कि आप कितने अरसे से यहाँ रह रहे थे, जब ये मकान तोड़ने आए कोई आपको मोहलत दी गई या नहीं दी गई? क्या हमारा नाम इकरामुल्लाह है और ये 70 साल से पुराना आबादी है। उसको उस टाइम उनको ख्याल क्यों नहीं आया जब उस टाइम तोड़ना चाहिए था ना। जब गैस इधर आ गया, बिजली आ गया, हमारा से बिजली का बिल भी ले रहे, गैस के बिल ले रहे, सब कुछ हम दे रहे, फिर भी कोर्ट में हम केस कर रहा था। फिर कोर्ट के बिला वजह जब केस ख़त्म हुआ वो दूसरा दिन आया, हम लोग घर में सो रहे थे, ऐसे उठा के गाड़ी में डाल लिया फेंक के, भाई निकलो घर खाली करो। ऐसे तो कोई तरीक़ा थोड़ी होते है। तो ये मेरा चाचा को हार्ट अटैक हो गया, वालिद साहब घर में पड़ा हुआ, मैं खुद जो है ना परसों इधर गिर गया, नीचे पड़ा हुआ था। इस इंसानियत नहीं है, ना एम्बुलेंस बुलाना था या ना कोई ये, बस इधर ये सारा बैठे हुए थे ऐसे। मैं नहीं बोला यार बंदों को उठाओ या अस्पताल लेके जाओ, लेकिन कोई इंसानियत नहीं है। हम खुद परेशान है, क्या करें, हमारा पास कोई और आसरा नहीं है। आप लोग कुछ मदद करो, वे और कुछ नहीं कर सकता हूँ ना। उधर मेरा बहन भी बीमार है, चाचा भी घर में पड़ा हुआ है, मैं अकेला बंदा हूँ, मैं क्या करूँ। मैं बीमारी को ख़त्म करूँ या घरों को, सामान को उधर पीछे करूँ, कोई असला मेरा और असरा नहीं है, अल्लाह के अलावा और असरा नहीं है। आप लोग कोई कर सकते हो। अच्छा ये बताएं कि आपको कोई मोहलत दी थी इन्होंने? कुछ नहीं दिया, कोई नहीं दिया। दे देता तो हम बोल लेता, हम बोलते यार सब्र करो, बोले नहीं खाली करो सामान। अभी ऊपर ये देखो सामान हमारा घर में ऐसे पड़ा हो, कोई नहीं, कुछ भी नहीं है, हम क्या करें, किधर जाए सारा। अभी आपकी फैमिली वगैरह कहाँ है, आप सामान कहाँ लेके जा रहे हैं? कोई किराए पे मकान आपको मिला या नहीं मिला? यार जिधर मकान जाते वो बोल 3 लाख रुपए एडवांस दे दो, और 2 कमरों को 30,000 रुपये किराया मांग रहे। गैस बिल और बिजली का बिल भी भरना पड़ेगा। मेरा 15,000 रुपये तनख्वाह है, मैं उसमें क्या करूँगा? 3 लाख रुपये मैं कहाँ से, मैं फैमिली को संभालूँ? 15,000 रुपये ये तो अपना मकान दादा का वो था, वो उन लोगों ने बना के दे देता। अब वो लोग नहीं है तो बस क्या करूँ। और आसरा मेरा। आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? आपका अपना क्या रोज़गार है? कैसे गुजारोकात होती है? और किराए पे जाएंगे तो क्या गुजारा कर पाएंगे आप? मुश्किल है, गुजारा नहीं होगा, मुश्किल है, बिल्कुल गुजारा नहीं होगा। मैं गाड़ी चलाता हूँ, पराया गाड़ी चलाता हूँ, 15,000 रुपये तनख्वाह देते। तो ये उसको बोलते वो बोल रहे यार, अब आज तक उसने मेरे को बोला भाई काम पे नहीं आओ। मैं क्या करूँ, इधर मैं अपना घर को संभालूँ, उसने वो बोला काम पे नहीं आओ, हमने बंदा रख दिया। अभी मेरा ना काम है और इधर ये फैमिली ऐसे पड़ा हुआ है। चाचा भी अस्पताल में, अबू भी अस्पताल में, और मेरा खुद भी जो है ना बहन ऊपर पड़ा हुआ घर में, वो बीमार पड़ा हुआ है। मैं क्या करूँ? हुकूमत से क्या अपील है? कोई अपील है आपकी? हुकूमत से अपील है, हमारा को जगह तो दे दो ना, वही जगह इसका होता है तो दे दो। ये कच्चा आबादी का लीज कागजात मिल चुका है, हमारा को कच्चा आबादी का कागजात मिल चुका है, ना जगह दे रहे ना कोई पैसे दे रहे, कोई यार अपनी लिए रखो जाओ,
कुछ भी नहीं कर रहे, हम ऐसे परेशान हैं, अब क्या करूँ। क्योंकि देखिए हुकूमत ने आपका स्टे रिफ्यूज़ किया होगा, अदालत ने सॉरी किसी ना किसी वजह पे किया होगा, आपके पास कौन कौन से कागज़ मौजूद थे, उसके बावजूद ये ऑपरेशन होता है। असल में बात ये कि वजह बस ये है कि वजह कोई नहीं है, लेकिन वजह उन लोगों ने बनाई हुई है कि यार यहाँ हम बनाएंगे रोड, समझ में आया ना। तो आप मुझे ये बताएं कि यार रोड की आपको ज़रूरत क्या है। ऑलरेडी जो है जियाउद्दीन की साइड से केडिया का रोड मेन रोड जा रहा है, लालू खेत की साइड से आपका रोड जा रहा है, ये गलियाँ जा रही हैं, ये गलियाँ जा रही है। आप इस गली को देखेंगे, इसमें पूरा ट्रैक्टर ट्रॉली जा सकती है, पूरा ट्रक और ट्रॉलर जा सकता है। लेकिन आप मुझे बताएं कि रोड की आपको ज़रूरत क्या है। दूसरी बात ये कि यार ये मकान है, अब इनके पिछले दिनों जो इनके सरकारी बंदे आए, उन्होंने बाकायदा डॉक्यूमेंट्स बना के दिए इनको, बाकायदा इसके भी पैसे बटोरे गए। अब मुझे ये बताओ, आपको मैं आगे दिखाऊं कि जैसे मिन्नत समाजत करके एक से मांग के दूसरे से मांग के, समझ में ना समझो कि लोगों से खैरात मांग के लोगों ने घर बनाए हैं अभी स्टे के बाद। आप जाके देखें उनके ये, यानी आजकल के दौर में आप खुद सोचें कि चारदीवारी खड़ी करना कम से कम करोड़ों रुपए का हिसाब किताब है। अब वो गरीबों ने जैसे जैसे मांग तांग के जैसे करा के जो है उन्होंने ये बनाए हैं। ये अब इन लोगों ने आके फिर तोड़े हैं वो। आप मुझे ये बताओ कि वो क्या करेंगे। इसमें तो ऐसे लोग हैं कि आप यकीन करेंगे कि बाप दादा की मिली हुई जगहें उन्होंने बनाई है, वहाँ गुजारा कर रहे हैं, यानी किराए की तक तौफीक नहीं है। अभी अगर वो बाहर जाएंगे, समझ में आया ना, अब कम से कम छोटे से छोटे घर का जो है ना 15,000 रुपये कहीं नहीं गए 15,000 रुपये। अगर आप मुझे बता दो कि आज के जो 15,000 रुपये वो घर का किराया देगा, 20,000 25,000 रुपये अगले की तनख्वाह होगी, जो 15,000 वो उसको देगा। और कम से कम माशाल्लाह आजकल बिजली का बिल भी इतना आता है ना कि वो तनख्वाह से भी ज़्यादा होता है। और दूसरी बात ये कि सबसे पहले जब ये आबादी टूट रही थी, अब ये तोड़ रहे, हमें यही कहा गया है, हमें यही चांसा दिया गया है कि भाईजान ये नहीं टूटेगी। आप मुझे बताओ अगर ये नहीं टूटनी थी तो आप मुझे बताओ कि ये देखो, आप ये बिजली के खंभे लगे हुए, सारी तारें ये 2 साल पहले ही उखाड़ के ले गए ये लोग। गैस की लाइन इन लोगों ने ये लाइन है, ये गैस इन लोगों ने काटी हुई है। यानी सब कुछ इन लोगों ने, जब एक चीज़ बच रही है, आप हमें लीज दे रहे हो, इसका जब लीज ही दे रहे हो तो आप मुझे ये बताओ कि आपने बिजली क्यों मनक़ता की है, आपने गैस क्यों मनक़ता की है। आपके पास कौन से सन की लीज है, किस सन में लीज हुई? सन तो ऐसे तो अगर बोले तो इसमें लीज तो बहुत पुरानी भी है, लेकिन अभी जो है ना इन लोगों ने बोले कि यार वो KMC के वो ये ख़त्म हो गए, वो लीज हम लोगों ने केडिया वालों ने हम लोग अपने हिसाब किताब से कर लिया। ये करते कराते फिर इनके बंदे कच्चे आबादी वाले आए, उन्होंने लीज देना शुरू कर दी। 3 लाख रुपए लगे भाईजान। अच्छा, फी घर 75 घर नहीं है, कोई 87 घर है, 75 है, 69 घर है। अच्छा, फी घर 3 लाख जी मेरे भाई, फी घर 3 लाख रुपए, नहीं समझो कि लीज के चक्कर में इन लोगों ने बटोरे। और उसके बावजूद ये आए, एक दिन का वो बोलते हैं ना कि एक दिन का टाइम देते हैं ना, टाइम भी नहीं देते। यानी समझो कि रात को कोर्ट ने फैसला दिया, सुबह आके यानी समझो कि लड़कों के बंदों की कमीजें उतरी हुई, सोए हुए बंदों को उठा के बाहर फेंका है लोगों ने। अगर कोई जो खाली नहीं कर रहा है। कितने मकान इस वक्त अगर आप बोलो तो मैं कहता हूँ कि दर्जन से ज़्यादा के जो है ना, तकरीबन मैं बोलता हूँ कि उन लोगों ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। टोटल कितने मकान टूटे हैं अभी? 1700 तादाद है, 1800 है, 3,000 से ऐसा 3,000 से ऊपर की है मेरे भाई। ये पूरी कच्ची आबादी, डबल पट्टी की आबादी थी, ये पूरी आबादी तोड़ी है उन लोगों ने। गरीब लोग, इज्जतदार लोग रोडों पे भीख मांगने के लिए आ गए। ये देखो मैं एक लेडीज होके ये बेच रही हूँ, तो थोड़ा ख्याल करें कि सब मुसलमान बहन भाई हैं, एहसास करें। अगर आप लोग ख्याल नहीं करें फिर कौन करेगा। अच्छा, आपका भी घर यहाँ था? हमारा भी घर यहाँ था, हमारा घर भी टूट गया। कितना अरसे से था आपका घर? हमारे को 25-26 साल हो गए रहते थे। अच्छा, हाँ। तो कितने दिन पहले आपका घर टूटा है और कितनी आपकी फैमिली थी, जबकि कैसे गुजारा कर रहे हैं आप? अब किराए भी कोई मकान पे रहने भाई, यहाँ से छोड़ के कोई भुट्टा कॉलोनी दे रहा है, कोई लालू खेत दे रहा है, कोई करीमाबाद दे रहा है, कोई खुदा की बस्ती में दे रहा है। इस तरह बैठे रह रहे हैं, इस तरह जुल्म नहीं करो। वो जो हम निकल गए तो निकल गए, मगर ये मासूम बच्चे कहाँ जाएंगे यार ठंड में। जब किराया कितना 10,000 रुपये किराया है, गैस का दर है, बिजली का दर, पानी का दर, कहाँ से देगा। ये तो कुछ सबूत है ना। तो ऐसा ना करें, खुदारा रहम करें। बच्चे छोटे छोटे ठंड में कहाँ जाएंगे। किसी का कोई मुस्तकिल ऐसा नहीं, रोज़ के रिक्शा चलाने वाला है, कोई ठेला चलाने वाला है, कोई बाइक चलाने वाला है। सही है, अपनी मेहनत मजदूरी करके
लोग खाने वाले में थोड़ी बात को बेटा ज़्यादा समझना अल्लाह। नहीं, मुझे आखिरी बात ये बता दें, आपका मकान टूटने के बाद आप इस काम पे मजबूर हुई हैं या इससे पहले भी? ये मकान टूटने के बाद हम तो कभी घर से निकले नहीं, पर खुद अभी कितना रो के आई हूँ यार, हम तो कभी घर से कदम नहीं बाहर निकाला, आज हम लोग ये चीज़ें बेचे। तो मैं कह रही अल्लाह का वास्ता है बेटा, खुदा रा ऐसा ना करे, मुसलमान बहन भाई हैं सभी आपस में, ये कहाँ जाएंगे हम लोग, कहाँ जाएं बोलो, कहीं है ठिकाना है, आखिर वो भी चले गए, वो भी ख़त्म हो गया। हम अपनी मेहनत करके खा रहे, अपनी मेहनत से हम लोगों ने मकान बनाए, तो इस तरह ना करे वो मकान भी गिराए जा रहे, ऐसा ना करो, एहसास करो मुसलमान है, हमें छत देने के बजाय हमारे साथ से छत भी छीनी जा रही है, और रोटी तो छीन ली हमारे हाथ से। देखो मैं लेडीज़ होके बेच रही हूँ, कोई रोटी बेच रही है, कोई सालन बेच रही है, कोई भीख मांग रही है, कोई कुछ कर रही है, बस अपने। आपके घर में कोई नहीं है कमाने वाला? मेरा शौहर है दिल का मरीज़, एक मेरा छोटा बेटा है, वो वेल्डिंग के काम पे गया, बस 4 बेटी हैं मेरी, 2 की शादी होगी, 2 घर में बैठी जो मैं ये सामान बेच। मकान आपका अपना था यहाँ? मकान हमारा अपना खुद था। अभी जहाँ रह रही हैं वहाँ कितना किराया दे रही हैं? और वहाँ मैं 10,000 रुपये किराया दे रही हूँ, गैस का बिल ले रही हूँ, बिजली का ले रही हूँ। इसी वजह से माली मुश्किलात का सामना है और आप मजदूरी करते हैं। मैं मजदूरी पर मजबूर हूँ। नाम नादिर सईद है, मैं सिंस बर्थ यहीं से हूँ, मेरी पैदाइश यहीं की है, वो सामने मेरा घर था, 8 हमारे घर थे यहाँ पे। मेरी पैदाइश यहाँ की है, मैं पला बड़ा जवान हुआ, शादियाँ की, शादी के बाद साहिब औलाद हुए, रिटायर हो गए नौकरी से, अभी भी इधर ही हैं। हम लोगों ने ये, मेरे वालिद साहब का सबसे पहले मकान यहाँ था, 1954 में ये नाला सनकास कंपनी ने खोदा था, और ये पाइपलाइन यहाँ से वो मारीपुर एयरबेस तक गया, पानी गुज्जो से पानी आता था इसमें। इसका पूरा नक्शा आज भी हमें ज़बानी याद है। 1963 में स्टेशन बना, 1963 में फायर ब्रिगेड स्टेशन बना, यानी ये हम लोग इसमें खेले में, ये हमारी याददाश्त की बात है। लेकिन बेटा इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतना अरसा रहने के बावजूद, तकरीबन 70 साल की आबादी है, इस वक्त मेरी उम्र 67 या 68 साल है, इसमें यहाँ पे रहते हुए आज ये लोग कह रहे हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, वही 25 फुट 20 फुट का रोड जो था वो था, एक इधर एक उधर, उसमें रोडियाँ थी, उसमें कुछ भी नहीं था। ये वाला फिर थोड़ा सा आबाद था। मूसा गोट बरसाती नाला कहलाता था, यहाँ पर मूसा गोट आगे आज भी है, उस वक्त भी था, मूसा गोट बरसाती नाला कहलाता था। हमारे खतूत इसी पते पे आया करते थे। मैं अपने स्टील मिल के पुराने कार्ड दिखाऊँ, उसमें भी मूसा गोट बरसाती नाला ही लिखा हुआ है। 1971 में जब आगरा ताज कॉलोनी पे बमबारी हुई, वहाँ से लोग शिफ्ट हो गए, कुछ लोग आए यहाँ पर, वहाँ पर रहने लगे, वो मुजाहिद फाटक जो है वहाँ पर रह कर आबाद हो गए। उसके बाद ऐसा वक्त आया कि इस पूरे इलाके का नाम मुजाहिद कॉलोनी हो गया। बेटा उस वक्त से मैं यहाँ पर हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने कभी ये नहीं देखा, 4 भुट्टो साहब की गवर्नमेंट में वज़ीर आला थे सिंध के गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब, कराची की 13 आबादियों में से 8वां नंबर इसका था, इस आबादी का, और उसने कहा था कि इसको लीज का काम शुरू कर दिया जाए, इसको लीज तस्वुर किया जाए। फिर जनेजा साहब, मोहम्मद खान जनेजा साहब के दौर में जब वो तो 8 आबादियाँ थी कराची की, उसमें से 4था नंबर इस आबादी का था। ये जंग अखबार की बात बता रहा हूँ, जंग अखबार के अगर आप लोग वो 8 कच्ची आबादियाँ थी आपका कहने का मतलब उस वक्त, इसका नंबर 4था था उस टाइम पे। चलो भाई अभी लीज होगा, वो लीज रहते आखिर में ज़ियाउल हक के दौर में भी ये लीज का काम उस पर इसका तस्वुर किया, जंग अखबार में मौजूद है। जंग अखबार होगा किसी न किसी के पास, वरना जंग वालों से पूछ लो, उनके पास होता है। ये उस वक्त से भाई लीज तस्वुर किया जाए। केडीए हुकाम आए और इन्होंने कहा कि यहाँ से लेकर और वहाँ मुजाहिद कॉलोनी तक इन्होंने पूरे का पूरा हवा में उड़ा दिया, ख़त्म कर दिया। उसके बाद उस वक्त हमारे इसके लीज का काम चल रहा था, ये 78 होम्स है, इसके लीज का काम चल रहा था। ये लोग कहते थे तुम्हारे पास कोई कागज़ है तो सामने लेके आओ, हम लोगों ने इनको वो वाले दिखाए कि ये लीज तस्वुर है, बोला नहीं हम ये नहीं मानते, हम मानते ही नहीं है इसको। जब ये लीज हो गया हमने इनको दिखाया कि भाई ये लीज। कितने पैसे लिए गए आपसे इनकी लीज के नाम पे?
बेटा अगर हम कुछ कहें तो वो सारा झूठ होगा। मैं अगर यूं कह दूं कि मैं ऐसे 5 करोड़ लिया तो गलत है, नाजायज़ है। हम लोगों ने पैसे दिए इनको, उसमें सिंध बैंक लिमिटेड जो है, सिंध बैंक वो एक मुस्तकिल इदारा है, और सिंध कच्ची आबादी एक मुस्तकिल इदारा है पाकिस्तान का जो लीज का काम करती है। गवर्नमेंट KDA ने 1992 में इसको जो है ना उसके हवाले किया है, कच्ची आबादी के। ये है भी, और सामने वो वाली आबादी जिसके ऊपर वो बिल्डिंगें खड़ी हैं, ये भी आबाद किया, वो भी सिंध कच्ची आबादी का लीज है, ये भी सिंध कच्ची आबादी का लीज है। अब ये लोग कह रहे हैं कि नहीं जी 150 फुट रोड है। यार 100, ये दिखाना ज़रा इसको, 147 फुट यहाँ से लेके वहाँ तक बनता है। हम 3 फुट पीछे कर देंगे, कोई मसला नहीं है, हम पीछे कर देंगे। इनका KDA के अफसरान भी, अगर आप वो जाओ उसके पास तो वो अगर ऑन द रिकॉर्ड बात करो तो वो नहीं करते, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड बात करो वो कहते हैं हमारा रोड बन सकता है, पूरा है, कोई मसला नहीं है। ठेकेदार न्याज है, आप उसके पास चले जाओ, वो भी कहता है हमारा रोड पूरा है, इस आबादी को टच करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये साहब कह रहे हैं कि नहीं जी इस पूरी आबादी को उड़ाना है ज़रूरी। भाई क्यों उड़ाना है यार, क्यों करना है, क्यों लोगों को? ये लोग कहते हैं ना कि रोड की सीधा स्मूथ ख़त्म होता है, सीधाई ख़त्म होती है। वहाँ पर चले जाएं, ये सहम नहीं, इधर ये सखियासन पे, सखियासन से नया नाज़माबाद की तरफ एक ऊपर ब्रिज जा रहा है, वो ब्रिज सीधा बकौल इनके 5 मरतबा उसमें यूं टर्न है, 5 मरतबा, 5 जगह में आबादी को बचाते हुए उन्होंने वो बनाया हुआ है। यार इसको थोड़ा सा 45 डिग्री का एक टर्न नहीं दे सकते, 65 डिग्री का एक टर्न नहीं दे सकते? अगर यूं थोड़ा सा कर दें, ये पूरी आबादी बचती है, कोई वो नहीं पड़ता है, एक इतना सा फर्क भी नहीं पड़ता है, कोई गाड़ी एक्सीडेंट नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता। सीधा सर्विस रोड, ये लोग कह रहे हैं सर्विस रोड बना दो, सर्विस रोड। यार सर्विस रोड तो पूरे पापोश में भी देख लो, गोलीमार के अंदर देख लो, शहर में वो क्या नाम इसका है, जोबली पे जाके देख लो, 10-10 फुट के, 9-9 फुट, 8-8 फुट के सर्विस रोड हैं गलियों के अंदर। ये भी गली का रोड है, इसको भी थोड़ा छोटा कर दो, कोई इतना बड़ा मसला तो नहीं है यार। बाबा जान मुझे असल बात ये बताइए कि आपके पास वाकई लीज से मुतल्लिक कोई कागज नहीं है? हमारे पास दुश्मनी आपसे निकाली जाए? हमारे पास लीज के कागज हैं। उस वक्त भी इसके लीज के कागज, इसके पे काम रुक गया था, वो वाली हो गई थी आबादी, जब वो हो गई थी तो इसका भी तो मतलब है काम हो रहा था ना। इन्होंने वो नहीं माना, चलो ना सही, इसका तो हो गया, इसके तो लीज के पेपर मान लिए जाए ना। क्यों नहीं मानते हैं, क्या वजह है? क्या ये सिंध कच्ची आबादी जो है ना, ये उसके कागज़ नहीं है? ये फाइल जो हमारे पास है ये उसके नहीं है, सिंध कच्ची आबादी के नहीं है। सिंध कच्ची आबादी के ना, वो भी तो सिंध कच्ची आबादी का। कल को उसको भी बोलोगे कि हम इस आबादी के कागज़ को नहीं मानते। आपने कितने कितने के चालान भरे थे अभी जो आपको? हर एक जगह को गिना गया है, तोला गया है, उस तोल के हिसाब से जिसके जितने जितने पैसे बने उन्होंने सिंध बैंक में जमा कराए हैं, बाकायदा रसीदें मौजूद हैं उसकी। अच्छा अभी आप लोग कहाँ जाएंगे, कैसे गुजर औकात होगी? क्योंकि ये तो करोड़ों का एक एक मकान है मेरे बेटा। हम लोग आए हैं, मकान थे, अब आप किरायों पे धक्के खाएंगे, ठंडा मौसम है, बच्चे साथ हैं, माई बहनें साथ हैं, कैसे गुजारा? बच्चों के इम्तहान सर पर हैं, 2 महीने 3 महीने इम्तहान में बाकी हैं, उसके लिए भी इंतज़ार नहीं हो सकता कोई। इनको बच्चों, हमारे बच्चों की तालीम से इनको कोई गरज ही नहीं। वो कहते हैं हमें क्या फ़ायदा होगा तुम्हारे बच्चों की तालीम का। लोग वहाँ पर अभी बैठे हैं यार, एक आदमी रात भर रोता रहा, उससे ये कहा गया है, उसके कमरे के लोगों ने बताया कि उससे ये कहा गया कि भाई कल आपके मकान का नंबर है, आपके मकान को गिराया जाएगा, शंगा खान नाम है उसका। वो रात भर रोता रहा, उसको अटैक हुआ, सुबह मर गया। वो दूसरे आदमी उसके मकान के ऊपर वो जो मशीन यूँ मारी है, वो मशीन मारना था, उसको अटैक हो गया, वो गिर गया। उन्होंने कहा गिरा कोई बात नहीं, उसको किनारे पे करो, उसको हटाओ, हम लोग मकान गिरा है। इतने बेहिस किस्म का आमला, अल्लाह गनी, ऐसे लोग यार तुम लोगों ने भर्ती किए। बाबा जान ये बताएं, हुकूमत ने आपका स्टे रिफ्यूज क्यों किया, किन बेसिस पे किया? आप तो स्टे ले चुके थे ना अदालत से। हम स्टे लिया, स्टे हमारा चलता रहा। उसके बाद इन्होंने इस वाली आबादी का वो नोटिस उठा के हमें दिया कि आप लोग खाली करो 3 दिन के अंदर अंदर। भाई क्यों, क्या हो गया, कैसे हो गया? कह रहे नहीं बस आप लोग खाली करो। हम लोग वही वाले लेके गए अपने वकील साहब के पास, हमारे वकील साहब लेके गए अदालत में। अदालत वालों ने इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, एक वो होता है, मेरे को नहीं पता, तौहीन अदालत का वो लगाया। ये लोग जब वहाँ पर गए तो इनको उन्होंने बहुत वो दबाया कि आप लोगों ने क्यों ऐसा किया।
अब जब इनको वो दबाया, इन्होंने अपना एक वकील को जज बनाया, जज बनाकर उसको उसमें मुंतखब किया, हाई कोर्ट में मुंतखब किया। बेटा ये सिंध कच्ची आबादी अथॉरिटी का फाइल है मेरे नाम पे, ये मेरी तस्वीर है और ये इसके बकाया मंदराजात हैं। मैं बदल बदल के आपको दिखा रहा हूँ। ये इस पे स्टैम्प है, मैंने अपने घर पे नहीं लगा, ये सिंध कच्ची आबादी का लगा। ये देख रहे हैं बेटा आप, नज़र आ रहा है? ये बच्चे नज़र आ रहा है? ये हमारे घर का नक्शा है, नाप तोल है, इसके हिसाब से उन्होंने वो जो पैसे हमारी तरफ बनते हैं वो तमाम चीज़ें मतलब है कि उसमें मौजूद हैं। ये मेरा FBR का मैं वो हूँ, फाइलर हूँ। बेटा वो बकाया कागज़ दिखाओ। ये चालान है, ये सिंध कच्ची आबादी का चालान। ये मेरा नहीं है, सिंध कच्ची आबादी का जो जमा किया वो है कागज़ है, जिसमें बैंक में हम लोगों ने पैसे भरे। ये उसके वो है रिसीविंग है। मैं एक जायज़ पाकिस्तानी कानूनन इस चीज़ का मैं वो हूँ, हकदार हूँ जो पाकिस्तान के कानून में कि आप अलाटमेंट कराएं और रहें। मैंने अलाटमेंट कराया है, मैं रह रहा हूँ। अब मुझे नहीं रहने दिया जा रहा। क्यों? मेरी फाइल को क्यों मुस्तरद किया जा रहा है? और वो क्यों कह रहे हैं कि ये जो है ना हम नहीं मानते। भाई अगर तुम पाकिस्तानी हो और पाकिस्तान के कानून को मानते हो तो ये चीज़ पाकिस्तान के इदारे का है। अच्छा, आपको कोई मुतबादिल दिया है? नहीं, आज तक न किसी को मुतबादिल दिया है, न ये लोग देंगे, न इनका इरादा है। न किसी को एक चवन्नी दी है, न किसी को एक बालिश ज़मीन दी है। कहते हैं ऐसा कुछ नहीं, बस खाली करो, हम गिराएं और अपना काम करो। ये ऑपरेशन कितने अरसे से चल रहा है और कितने मरहलों में हुआ है ये? बेटा 2 मरहले। एक मरहला पहले था कि यहाँ से लेकर मुजाहिद कॉलोनी की चौरंगी तक और वो आगे वाहिद कॉलोनी वो नॉर्थ बी में बनता है, वो एक अलग वो मैटर है। मुजाहिद कॉलोनी नाज़िमाबाद नंबर 4 ये है जिस पे हमारी रिहाइश है और अभी से नहीं है, बहुत पुरानी है। मेरी उम्र 68 साल है और मेरी पैदाइश यहाँ की है और उससे पहले यहाँ पे हम लोग रिहायशी हैं। अगर ये KDA भी नहीं बना था, जब KDA बन गया और उन्होंने वो किया तो भाई हमें यहाँ पर क्यों बसने दिया? क्यों बसने दिया? ये पूरी आबादी तुम लोगों ने क्यों उड़ाई? अच्छा, आपके पास बिजली, गैस, बिजली, पानी, ज़बरदस्ती हमारे मीटर उखाड़े, गैस के, बिजली के और उसके क्या नाम है, हमारे मीटर उखाड़ के ले गए हम लोगों को। हालांकि बिजली का मीटर जो होता है ना वो सारिफ अपने पास से पैसे अदा करता है, ख़रीदता है। उन्होंने हमें ये हक भी नहीं दिया कि हमारा मीटर हमें वापस करते, नहीं, ले गए अपने साथ सीधे। 5000 पुलिस वाले आते थे, 5000 पुलिस वाले। मैं और आप उसके सामने ठहर सकते हैं? अगर कोई कह दे कि भाई आप लोग ये गिरा रहे हो, कौन सा आर्डर है, ज़रा हमें आर्डर दिखा दो, बगैर पूछे उठा के गाड़ी में बैठा देते थे, FIR काट देते और FIR आपके नाम कट जाती थी, आप कौमी मुजरिम हो गए। सिर्फ ये पूछने पे कि भाई आप लोग जो गिरा रहे हो कोई हमें आर्डर दिखा दो, सिर्फ ये बात पूछने पर वो आपको गिरफ्तार करके आपके खिलाफ FIR काट देते थे। फिर हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे आप? हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो हमें, अगर ये इतना ही ज़रूरी है, यहाँ पर इसराइल का वज़ीर आज़म उतर रहा है या मोदी साहब को उतरना है जिसके लिए हवाई अड्डा बनाना है, इतना ही ज़रूरी है तो भाई आप हमें इसका नेमल बदल दो, हमें दूसरी जगह अलाटमेंट दो, हमें मकान बनाने के लिए पैसे दो। हम कहाँ से लाएंगे? आज के दौर में कोई भी आदमी एक कमरा बनाएगा तो 5 से 6 लाख रुपए एक कमरा बनाने में लगते हैं, और अगर आप दो मंजिल या 3 मंजिल बनाना चाहते हैं तो भाई आपको बहुत पैसे के 50, 60, 70 लाख रुपए आपको चाहिए। आज के दौर में मैं रिटायर आदमी हूँ, कोई मेरे को 16,000 में नौकरी नहीं देता है, मैं कहाँ से बनाऊँगा? ये तो चलो मेरी जवानी का, मेरी ज़िंदगी का जितना भी वो था, मेरे साथ मेरी 3 बेवा भाभियाँ हैं, उनके बच्चे हैं, मैं खुद हूँ, हम लोग यहाँ बाल बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे साथ रह रहे, मैं उनको किधर लेकर जाऊँगा? पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो ये मंशूर है कि हम लोगों को रिहाइश देंगे, खाना देंगे, कपड़ा देंगे। भाई खुदा के वास्ते हमें कुछ ना दो, हमसे हमारे मकान मत छीनो, आप जिसको देना उसको दे दो,
हमसे हमारे मकान नहीं छीनो, आप हमें क्या दोगे, मत दो हमें हमारे मकान छोड़ दो, इसको वो करो। जरदारी साहब हों या बिलावल साहब हों या इस तरह पीपल्स पार्टी के जितने भी नामवर बड़े बड़े वो हैं, सईद गनी साहब कहते हैं कि मैं वजारत छोड़ दूंगा क्योंकि मैं किसी का मकान गिरता नहीं। सईद गनी तुम कहाँ हो यार, खुदा के वास्ते आ जाओ इधर नाज़िमाबाद मुजाहिद कॉलोनी में आओ। सईद गनी मैं आपसे कह रहा हूँ भाई, आओ वजारत छोड़ के आओ, मैं तुम्हें भीख मांग के चंदा करके तुम्हारी तनख्वाह दूंगा यार। तुम छोड़ो नौकरी को, बेकार है ये तुम्हारी नौकरी करना भाई, आप इधर आ जाओ, हमारे साथ खड़े हो जाओ। क्यों नहीं खड़े होते हमारे साथ? जी नाजरीन, तो आपने मुजाहिद कॉलोनी के मुतासरीन से तिजारत न्यूज़ की होने वाली तमाम तर गुफ्तगू को मुलाहिज़ा किया है। यहाँ के मकीनों का कहना है कि मुजाहिद कॉलोनी के मकानों की मसमारी का काम गुज़िश्ता 2 से 2.5 सालों से चल रहा है, जबकि ये जो मेरे अकब में आप पट्टी देख रहे हैं जिसकी डेमोलेशन अभी जारी है, यहाँ रहने वाले अफराद का कहना है कि ये कुल तकरीबन 70 मकानात थे जिन पर स्टे ले लिया गया था अदालत से। स्टे मिलने के बाद सिंध कच्ची आबादी के मुतलका अफसरान की जानिब से इन्हें ये कहा गया कि अगर वो चालान भर देंगे तो इन्हें लीज़ कर दिया जाएगा मकानों को, और यहाँ के मकीनों ने ऐसे ही किया। मकीनों का कहना है कि उन्होंने फ़ी घर लाखों रुपए जमा भी करवाए हैं, जो मजमूई तौर पर करोड़ों रुपए की रकम बनती है, लेकिन इसके बावजूद अदालत का स्टे ख़त्म होते ही बग़ैर किसी मोहलत के इनके मकानों की तोड़ फोड़ का काम शुरू कर दिया गया। मकीनों के मुताबिक इस सर्द मौसम में वो अपने घर वालों को लेकर कहाँ जाएंगे, जबकि ये जो मकान मसमार किए गए हैं, सैकड़ों मकान, इनकी तामीर में उनकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अब उनके बच्चे इनमें रह रहे थे तो अब इन्हें छतों से महरूम कर दिया गया है और किसी भी किस्म का कोई मुतबादिल नहीं दिया। तिजारत न्यूज़ ने तमाम हक़ाइक़ को अवाम की अदालत में पेश कर दिया है। अब फैसला आपने करना है कि इन बेयारो मददगार लोगों के साथ हुकूमती इदारों का ये सलूक मुनासिब है या नहीं। अब दीजिए अपने मेज़बान मोहम्मद सगीर को इजाज़त, मिलते हैं आइंदा प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़। देखते रहिए तिजारत न्यूज़। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करना ना भूलें।